नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। न्यूज रूम लाइव के इस स्पेशल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। कुछ ऐसी खबरें जो विदेश से होंगी, देश से होंगी, आज न्यूज रूम लाइव के इस पूरे 1 घंटे के सत्र में हम आपको खबर भी बताएंगे और उस खबर के विश्लेषण और उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सवाल बड़ा है कि इस देश में, पूरी दुनिया में वैश्विक शांति कायम रहनी चाहिए या नहीं। अगर ये सवाल किया जाए तो आपका उत्तर जरूर होगा कि हाँ, क्योंकि शांति से ही विकास संभव है और शांति के लिए जरूरी है सद्भाव। सद्भाव मानवता के साथ, सद्भाव एक देश की दूसरे देश के साथ। लेकिन क्या ऐसे कारण हैं कि 21वीं शताब्दी के विकास के इस युग में हर एक देश सीमाओं को लेकर के, अपने देश की संप्रभुता और प्रभुसत्ता को लेकर के कुछ इतना ज्यादा एग्रेशन मोड में आ चुका है कि इससे पूरी दुनिया के शांति के सामने एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ताइवान और चाइना के बीच एक ऐसे संघर्ष की जो शुरू तो हो गया है, हालांकि अभी पूरी तरह से युद्ध में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा तो होगा ही होगा। साथ ही जिस आर्थिक मंदी की आहट हम अभी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसमें चार चांद लग सकते हैं। हालांकि चार चांद शब्द का इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव वे में होता है, लेकिन मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि फिर आर्थिक मंदी का दौर पूरी दुनिया में शुरू होना तय है। क्योंकि 21वीं शताब्दी के इस युग में जब पूरा समाज, मानव समाज, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील है और आईटी के जरिए पूरी दुनिया चंद मिनटों में एक दूसरे के साथ संपर्क में आ जाती है, तब अगर ताइवान जैसे देश की बर्बादी होती है तो हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, शायद ये जानना आपके लिए जरूरी है। और आज हम एवी स्टार न्यूज पर यह चर्चा करेंगे कि अगर ताइवान और चीन का युद्ध शुरू हो जाता है तो उसके बड़े नुकसान क्या हो सकते हैं। हालांकि सीधे तौर पर जब हम इसके पहले न्यूज रूम लाइव के एक विशेष सत्र में एक रक्षा विशेषज्ञ के साथ जुड़े हुए थे, तब उन्होंने ये कहा था कि भारत को बहुत समझबूझ करके इस पर कोई अपना निर्णय देना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जहां तक राजनयिक मामलों के संबंध हैं, संदर्भ हैं या उसका कोई दृष्टिकोण है तो। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जिस तरीके से इस वैश्विक शांति के सुनिश्चित करने में भारत के योगदान की हमेशा बात की जाती है, ऐसे में वन नेशन चाइना पॉलिसी के साथ भारत है। क्योंकि वन नेशन चाइना पॉलिसी क्या है ये हम आपको बाद में विश्लेषण के दौरान जरूर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वन नेशन चाइना पॉलिसी के तहत भारत भी एक मजबूत चाइना की दरकार है, ऐसी बात कहेगा। क्योंकि संप्रभु राष्ट्र के साथ हर एक संप्रभु राष्ट्र को होना चाहिए। लेकिन संप्रभुता के मायने ये नहीं कि किसी भी बड़े देश के बगल में अगर कोई छोटा देश है तो उसकी प्रभुसत्ता पर ही चोट कर दी जाए। हालांकि ताइवान की स्थिति कुछ ऐसी है कि कभी वो जापान के कंट्रोल में रहा, उसके बाद उस पर चीन अपना दावा करता रहा और दशकीय समय अंतराल में चाइना ने कभी भी ताइवान को एक स्वायत्त या संप्रभु देश के रूप में माना ही नहीं। जबकि लोकतांत्रिक ताइवान, ताइपे जिसकी राजधानी है, वहां हमेशा यह कहा गया कि लोकतंत्र वहां पर कायम है। इसलिए अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर और अपने ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए हमेशा चीन को पिछले 1 दशक के दौरान ताइवान के मुद्दे पर वो नसीहत देने की कोशिश करता रहा। और इसमें उस समय एक नया मोड़ तब आया जब वर्तमान बदले हुए परिवेश में चाइना यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम उसके इर्द गिर्द के उन क्षेत्रों में जहां पर वो अपना दावा कर रहा है, अगर कोई देश उसके सामने आएगा तो फिर वो सीधी लड़ाई लड़ेगा। ये वो ताकत दिखाने की कोशिश चीन की, बीजिंग की है। और शी जिनपिंग जो इस समय वहां के राष्ट्रपति हैं, शायद इस कोशिश में है कि कहीं ना कहीं वो ये दिखाएं पूरी दुनिया को कि इस समय जो बाइडेन ही नहीं, शी जिनपिंग जो चाहेंगे
वो पूरी दुनिया में होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कोरोना काल से लेकर अब तक एक सप्लाई चेन के टूटने की बात की जाती है आर्थिक विशेषज्ञों की तरह, और वो टूटी इसलिए क्योंकि चाइना मुश्किलों में आया। तो पूरे दुनिया के धुरी में जो आर्थिक दोलन होता है, आर्थिक गतिविधियां चलती हैं, चाइना एक बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आया है। शायद ये मिथक अब अमेरिका तोड़ देना चाहता है, क्योंकि जो बाइडेन को ऐसा लगने लगा था कि उनके शासनकाल में एक तो उनके व्यक्तित्व पर इतने सवाल अंदर खाने ही उठाए जा रहे थे, और कुछ ऐसे राजनयिक और अंतर्देशीय या वैदेशिक घटनाएं घट रही थी जिसमें अमेरिका की प्रस्तुति और अमेरिका का प्रेजेंस बहुत ही कमजोर लग रहा था। विशेष करके जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से लौटी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब अमेरिका हिला हवाली करते हुए, घालमेल करते हुए सिर्फ सहयोग देने की बात करता रहा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति यूक्रेन जाने की बात तो दूर, यूक्रेन के इर्द गिर्द किसी भी देश की यात्रा तक नहीं गए, जबकि आज भी रूस यूक्रेन की बुरी तरह पिटाई कर रहा है, धुलाई कर रहा है। अगर सामान्य शब्दों में, देशज शब्दों में अगर हम कहें तो वस्तु स्थिति और सूरत हाल ये है। फिर बड़ा सवाल है कि ताइवान को लेकर के पूरी दुनिया इतना आशंकित क्यों है। तस्वीरों के जरिए हम पहले जो कुछ भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नैन्सी पेलोसी, जो अमेरिकी सीनेट की अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद अमेरिका के सबसे बड़ी नेता हैं जहां तक उनके पद और प्रतिष्ठा का सवाल है, नैन्सी पेलोसी का ताइवान ताइपे में उतरना और अपने फाइटर जेट्स की देखरेख में वो वहां पर उतरी, तब तक आशंकाओं के बादल घुमड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो चीन घुड़की दे रहा है पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को, शायद अगर पेलोसी ताइवान की धरती पर उतरें तो उसके पहले या धरती जैसे ही वो छोड़ेंगी उसके बाद वो कार्रवाई करेगा। उसके पहले तो चीन घुड़की देता रहा, और जब पेलोसी उतरी ताइवान की धरती पर तो वो बहुत करीने से उन सब गतिविधियों पर नजर रखता रहा। हालांकि एक कार्रवाई तब भी की थी जब साइबर अटैक के द्वारा पूरे ताइवान की सारी आईटी की गतिविधियां चीन ने ठप कर दी थी, और शायद चीन ने यह संदेश देने की कोशिश की थी अमेरिका सहित पूरी दुनिया को कि वन नेशन चाइना के तहत जिस ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है चीन, उस पर अगर अमेरिका अपनी बात ला देगा तो ताइवान को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश चीन करेगा। चीन ऐसा कुछ नहीं कर पाया, कम से कम पेलोसी के 17 घंटे ताइवान के प्रवास के दौरान। लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से कुल 11 मिसाइलें भी दागी गई हैं जो ताइवान की धरती पर गिरी हैं, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी अपुष्ट खबरें हैं, ये खबरें अभी अपुष्ट हैं, क्योंकि मिसाइल अटैक एक ऐसा अटैक माना जाता है जब एक तरह से पूर्णतः युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर देखा जाए, परिदृश्य के हिसाब से अगर देखा जाए, तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो दूसरे देश को अपनी ताकत दिखाने के लिए मिसाइल्स अटैक करते हैं, और उस अटैक के बाद कोई बड़ा युद्ध जो जमीनी युद्ध होता है परंपरागत तौर पर, जिसमें सेना के तीनों अंग और इसके अतिरिक्त युद्ध के जितनी भी प्रणालियां हैं वो एक साथ एक्टिवेट कर दी जाती हैं। ऐसा चाइना ने नहीं किया है, लेकिन चाइना जिस तरीके का युद्धाभ्यास नैन्सी पेलोसी के ताइवान छोड़ने के बाद कर रहा है, उससे ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत जल्दी एक सीमित लेकिन एक बड़ी कार्रवाई ताइवान के खिलाफ करेगा, क्योंकि ताइवान के राष्ट्रपति सहित ताइवान का हर बड़ा नेता लोकतंत्र की दुहाई देकर के अमेरिका का सहयोग मांगा है, और वहां के नेताओं और जनता की यह प्रतिक्रिया आई है कि वो चीन के आगे झुकेंगे नहीं, क्योंकि ताइवान के लोग चीन का भूभाग अपने देश को नहीं मानते। ये एक बड़ी बात आई है, और चीन कह रहा है कि किसी भी कीमत पर ताइवान को हम लेके रहेंगे, और अगर ताइवान के लोग या अमेरिका जैसी ताकतें इसका विरोध करेंगी तो चीन
पूरी तरीके से युद्ध लड़ेगा और उसकी शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान प्रवास के दौरान भी वहां युद्धाभ्यास किए गए, युद्धाभ्यास चल रहे थे। और ताजा जानकारी जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि वहां पर मिसाइल अटैक भी किए गए हैं, तीनों सेनाएं एक संयुक्त कार्रवाई की तहत ताइवान की ओर बढ़ रही हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबसे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि जो ताइवान इस समय चीन के घेरे में आ गया है और चीन उसको किसी तरीके से नेस्तनाबूद करना चाहता है, उसकी विचारधारा को जो लोकतंत्र पर आधारित है, उस चाइना की तरफ से अगर ये युद्ध छिड़ा जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा ये देखना अब बहुत दिलचस्प होगा। हम आपको ग्राफिक्स पर लिए चलते हैं और बताएंगे कि वास्तव में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर दुनिया कितने मुश्किलों में जाने वाली है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और ये देखिए कि जिस तरीके से ये युद्ध की स्थिति है, और युद्ध कहा जा सकता है कि शुरू किया गया है, लेकिन ये सिंबॉलिक है, इसे हम पूर्णतः युद्ध अभी नहीं मान सकते, क्योंकि चाइना को यह भी पता है कि अगर ऐसा कुछ किया तो अब अमेरिका को दुनिया में खड़ा हो जाएगा एक बड़ा संकट, और यह है चिप के बारे में आपको हम बता रहे हैं। यदि चीन ताइवान पर हमला करता है तो पूरी दुनिया के सामने चिप का संकट खड़ा हो सकता है। आप चिप समझ सकते हैं, जो कंप्यूटर में, मोबाइल में, पूरी दुनिया चिप के लिए ताइवान के भरोसे है। यह एक फैक्ट है जिसे आपको समझना चाहिए। जो चिप डेवलपमेंट है वो ताइवान करता है। ताइवान के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया के 92% एडवांस सेमीकंडक्टर का उत्पादन करती हैं। ये फैक्ट फाइल आप देखिए, जानिए और समझिए कि ताइवान जैसा छोटा देश किस तरीके से आईटी सेक्टर में इतना प्रभावी है। दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत भी इससे प्रभावित होगा। युद्ध के हालात में दुनिया में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और हथियारों इत्यादि उत्पादों का उत्पादन संकट में पड़ जाएगा। यह हम आपको पहले भी बता रहे थे, जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने में इस समय सक्षम हो पा रहे हैं। पहले से ही खाद्यान्न संकट और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। ये वही बात जो मैं कह रहा था, वो ये की ओर जा सकते हैं। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो आखिर एक दिन फिर से उसका हिस्सा बन जाएगा। ये जंग है, जिसके तहत हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि आखिर में ये जंग क्यों चल रही है। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है, और लड़ाई इसी बात की है कि वो तो स्वायत्त भी नहीं मानता, वो मानता है कि एक प्रांत है ताइवान उसका, ताइवान का अपना संविधान है, और जहां वहां के लोग अपने सरकार को चुनते हैं, क्योंकि वहां लोकतांत्रिक ढंग से सरकार का चुनाव होता है। ये जो जंग है, जो ये लड़ाई है, वो इसी बात पर है। यही विरोध है चाइना और ताइवान के बीच। ताइवान का अपना संविधान है और वहां की जो सरकार बनती है उनके लोग चुनते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से करीब 100 मील दूर स्थित एक द्वीप है। ये हम आपको फैक्ट फाइल के तहत बता रहे हैं, और इस द्वीप को मानता है चीन अपना। यह पहली द्वीप श्रृंखला में मौजूद है जिसमें अमेरिकी समर्थक कई देश स्थित हैं। तो चूंकि अमेरिका के हित इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिका एक तरह से समुद्री इलाके में अपनी ताकत ताइवान के जरिए बहुत ज्यादा बढ़ा पाता है और चीन इत्यादि पर नजर रखता है। चीन ये ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिम के कई जानकारों की राय में वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने के लिए आजाद हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए जिस क्वाड का गठन किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, अमेरिका भी है, वो यही कि चाइना को कंट्रोल किया जाए इस साउथ चाइना सी एरिया में। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी खतरा हो सकता है, और ये अमेरिका के हित में नहीं है, क्योंकि फिर चीन और अमेरिका आमने सामने हो जाएंगे, और दो ताकतवर देशों का आमने सामने होना सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे आपको समझना ही चाहिए कि दो शक्तिशाली देशों का आमने सामने खड़ा होना बहुत ही गलत होता है, और इसको बचाने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए इस तरह की स्थिति बनाई जाती है। हालांकि चीन का दावा है कि उसके इरादे पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं। ये चीन की मक्कारी है, जो इस देश की एक सोच है, उसमें मक्कारी का यह भाव है कि कहता कुछ और है चीन और करता कुछ और है। ताइवान और चीन के बीच जंग काफी पुरानी है। ये जो जंग
चल रही है, शुरुआत हुई है, इसका इतिहास भी पुराना है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वार जीती थी, माफ करिएगा 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल वॉर उसको उन्होंने जीत लिया था। ये जो जंग की बातें हैं वो बता रहे हैं। तब से दोनों हिस्से अपने आप को एक देश के रूप में मानते हैं, अलग देश के रूप में, लेकिन इस पर विवाद है कि राष्ट्रीय नेतृत्व कौन सी सरकार करेगी। ये जंग के वो पहलू हैं जो हम आपको बता रहे हैं। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। और चीन क्यों मानता है? क्योंकि चीन कहता है वो एक शक्तिशाली देश है। वन नेशन वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसका पार्ट है। दोनों के बीच अनबन की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुई है। ये हमने आपको पहले भी बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध से ताइवान की स्थिति क्या है ये उसे खुद भी पता नहीं है। उस समय चीन के मैनलैंड में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंतांग के बीच एक जंग चल रही थी। ये वो इतिहास के फैक्ट हैं जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 1940 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कुओमिंतांग पार्टी को हराया था, और इस तरीके से हार के बाद कुओमिंतांग के लोग ताइवान आए। आप देखते रहिए, उसी साल चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए। ताइवान चीन के दक्षिण पूर्व तट के करीब 100 मील दूर एक आइलैंड है। ये हमने आपको पहले भी बताया है, एक बार हम फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। चीन और ताइवान दोनों ही एक दूसरे को मान्यता नहीं देते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ताइवान भी चीन को मान्यता ही नहीं देता। उसको भी चीन को लेकर के, चीन की स्वायत्तता और उसकी संप्रभुता को लेकर के उसके सामने भी कई सवाल आते हैं जो वो उठाता है। अभी दुनिया के केवल 13 देश ही ताइवान को अलग, संप्रभु और आजाद देश मानते हैं। मात्र 13 देश हैं जो ताइवान को आजाद मानते हैं। चीन और अमेरिका दोनों ने एक दूसरे के उत्पादों पर आयात कर बढ़ाया है। ये अमेरिका और चीन के बीच में क्यों ठनी है? क्योंकि इस पूरे लड़ाई में अमेरिका, चीन और ताइवान तीन ही प्रमुख हैं। हालांकि अब इसमें कई गुटबाजी हो रही, कई देश शामिल होते जा रहे हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। हाल के सालों में एक दूसरे पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये चीन और अमेरिका के बीच जो ये ट्रेड वॉर कहा जाता है वो चल रहा है। दक्षिण चीन सागर में चीन के पैर फैलाने से अमेरिका और पश्चिमी मुल्क नाराज हैं, क्योंकि चीन की ये विस्तारवाद की नीति, अमेरिका इसका विरोध करता है, भारत भी इसका विरोध करता है, क्योंकि भारत के भी कई सीमांत क्षेत्रों में वो अपना दावा करता है, लेकिन भारत उसको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। तो इस तरीके से चेतावनियों का दौर चलता है, एक दूसरे को देख लेने, उनको अपने हद में रहने, ये सब बातें सामने आती हैं राजनयिक रूप से। वो समय समय पर वो आप सुनते और जानते समझते रहते हैं। अमेरिका पैसिफिक के देशों के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है। अमेरिका वहां अपने सहयोगी ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन के प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि चीन, जापान, भारत और अमेरिका जो जिस क्वाड का गठन किए हुए हैं, ये वही बढ़ती ताकत है चीन की, उसको रोकने के लिए। और अब तो सीधे ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन आमने सामने है। अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल में ऑकस सुरक्षा गठबंधन बना है। ये क्वाड के अतिरिक्त जो दूसरा गठबंधन है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका चीन पर वीगर अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का भी आरोप लगाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि ये पूरे दुनिया और खास करके गल्फ के देशों को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए। हालांकि चीन वीगर अल्पसंख्यक मुसलमानों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से इनकार करता रहा है। ये वो तथ्य हैं जिससे अमेरिका नाराज है। भारत को सबसे पहले इंटेलिजेंस एक्सचेंज पर काम करना होगा। ये ताइवान और भारत के संबंध में कुछ बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। भारत और ताइवान दोनों को चीन से खतरा है, तो इसलिए भारत और ताइवान चीन से इस तरीके से दूरी बनाते हुए कुछ एकता के सूत्र जोड़ सकते हैं। हालांकि ताइवान एक बहुत छोटा देश है और चीन एक संप्रभु और बड़ा देश है जो अब अमेरिका को चुनौती दे रहा है। हालांकि भारत के साथ भी उसके विवाद हैं और इसके कारण एक सैन्य विवाद की स्थिति भी है। चीन अपनी पूरी सेना भारत और ताइवान को नहीं भेज सकता। ये वो फैक्ट फाइल हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं
कि चीन जितनी घुड़की देता है उसकी ताकत उतनी नहीं है, इसलिए सेना से जुड़ी जानकारी अहम हो जाती है। ये हम ताइवान के साथ जब कोई इस तरह का गठबंधन करते हैं तो ये जानकारी हमारे लिए अहम हो सकती है। भारत को अपनी सप्लाई चेन बचानी है, साथ ही चीन की ओर से जो बाधाएं आ रही हैं उसे रोकना है। ये ताइवान और भारत के संबंध में क्या एकता के सूत्र हो सकते हैं वो बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। ताइवान मानता है कि भारत क्वाड का प्रमुख सदस्य है। देखिए, अभी हम आपको क्वाड के बारे में बता रहे थे, वो फैक्ट फाइल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वाड में भारत है और इसलिए भारत जो है वो ताइवान के लिए बहुत सहयोगी होता है। भारत को इस प्लेटफॉर्म को मजबूत करना चाहिए और अपनी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको बताया कि उस क्वाड का एक अहम सदस्य है भारत। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है और ताइवान भी इसका हिस्सा बनना चाहता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है। ये ताइवान और चीन के सैन्य ताकत के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये भी समझिए जानिए। जबकि ताइवान 21वीं बड़ी सैन्य ताकत है, चीन दूसरी बड़ी ताकत बताई जा रही है चीन की सेना को। चीन के पास 20 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास 1.70 लाख अर्थात 1,70,000 सक्रिय सैनिक हैं। ये वो फैक्ट हैं जो आप देख सकते हैं कि तुलना अगर की जाए चीन और ताइवान के बीच, तो चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 751 एयरक्राफ्ट हैं। तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से तो चीन के सामने ताइवान कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी भी देश के जज्बे जो हैं वो बहुत प्रभावी होते हैं। चीन के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ताइवान के पास 91 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। ये स्थिति है। चीन के पास 79 पनडुब्बियां हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 4 पनडुब्बी है। संख्या बल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हाँ उसका महत्व भी है। ताइवान अपने दम पर चीन से मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अमेरिका का सहयोग चाहता है। उसके अतिरिक्त और कई देशों का ये सहयोग मांगना चाहता है। लेकिन जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद की, वैसा यदि ताइवान के साथ करते हैं तो युद्ध की तस्वीर कुछ अलग हो सकती है। ये बात आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जो बातें युद्ध लंबा खींचने पर उसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी होगी, ये वो तथ्य हैं। इन तथ्यों को जानते और समझते हुए आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीन सैन्य ताकत में ताइवान से बहुत आगे है। लेकिन हम आपको एक उदाहरण के जरिए ये जरूर समझा सकते हैं कि हालांकि किसी भी तरह की लड़ाई का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि वैश्विक शांति के लिए जरूरी है कि हम विकास के रास्ते पर बढ़ें, और विकास के रास्ते पर बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम सह अस्तित्व और सद्भाव को एक प्रमुख पॉजिटिविटी के तौर पर, एक सिद्धांत के तौर पर पूरे मानव समाज का एक हिस्सा बनाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि चीन इतना मजबूत अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, विशेष करके आर्थिक क्षेत्र में, और अब तो वो एक सैन्य ताकत के रूप में भी एक प्रमुख सैन्य ताकत दुनिया के सामने बन चुका है। ये भी बताने को उतावला है, बेताब है। लेकिन मैं आपको उन पुराने तस्वीरों पर जो सिर्फ 24 घंटे पहले की हम दिखाना चाहेंगे कि किस बॉडी लैंग्वेज के प्रदर्शन जो कि वहां कुछ प्रदर्शित हुआ नैन्सी पेलोसी के द्वारा, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि आज भी अमेरिका चीन को एक ताकत मानता है, एक संप्रभु देश मानता है, लेकिन अमेरिका के सामने अगर वो इतनी बड़ी चुनौती पेश करता है तो अमेरिका चीन के होश ठिकाने पर लगा सकता है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि अगर चाइना को वास्तव में अपनी सैन्य ताकत दिखानी थी तो जिस साइबर अटैक के जरिए उसने ताइवान की पूरी दैनिक गतिविधि को ही रोक दिया था, उस ताइवान को अब तक वो एक सीमित कार्रवाई के जरिए सबक सिखा गया होता या सिखा लिया होता। ऐसा नहीं हुआ है। कुछ मिसाइल्स अटैक किए गए हैं, ताइवान को चारों तरफ से चीन की सेना ने घेर लिया है, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि कोई एक बड़ा युद्ध, एक बड़े विकल्प को हासिल करने के लिए चाइना की सेना
पीपुल्स ऑफ आर्मी जिसको कहते हैं वो करेगी, ऐसा फिलहाल संकेत नहीं है, क्योंकि चीन को यह संदेश मिल चुका है। नैन्सी पेलोसी ने जो कुछ भी कहा है, हालांकि अमेरिका पर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका के अपने हित होते हैं, अपने राष्ट्रीय स्वार्थ होते हैं, और अपने हथियारों को बेचने के लिए दुनिया में एक जंग का स्थान तैयार करता है अमेरिका। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से जो बाइडेन पिछले 1-1.25 सालों के दौरान पूरी दुनिया के सामने एक कमजोर नेता के तौर पर स्थापित हो रहे थे, वो जो बाइडेन अल जवाहिरी, जो वैश्विक आतंकवाद का दूसरा बड़ा एक कुख्यात आतंकी माना जा रहा था, उसको काबुल में मार दिया जाना, वो भी अमेरिकी CIA ड्रोन अटैक में, और उसके बाद नैन्सी पेलोसी का ताइवान की धरती पर उतरना, वो भी तब जब चीन पूरी तरीके से बंदर घुड़की दे रहा था कि अगर ऐसा किया गया तो युद्ध शुरू हो जाएगा, उसको धता बताते हुए, दरकिनार करते हुए, उसको नजरअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी उतरी और उन्होंने संदेश दिया कि ताइवान की संप्रभुता, स्वायत्तता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अमेरिका एक साथी था, है और रहेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना चाहिए, वो ये है कि एक तरफ चीन कह रहा है कि अगर हमारे संप्रभुता पर कोई चोट है तो हम सबक सिखाएंगे, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि अगर लोकतंत्र पर, एक लोकतांत्रिक देश पर कोई चोट हुआ तो अमेरिका सबक सिखाएगा। अब यह सबक सिखाने की बात दो बड़े देश पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं, तो दोनों को अपने अस्तित्व, अपनी ताकत को दिखाने का एक मौका है। अमेरिका ने वो दिखा दिया। अब चीन सीमित कार्रवाई कर रहा है, युद्धाभ्यास कर रहा है, चारों तरफ घेर रहा है। हालांकि हमने आपको उसके तुलनात्मक अध्ययन के जरिए बता दिया है कि अगर देखा जाए किसी भी मायने में तो ताइवान चीन के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन ताइवान के 2 करोड़ से कुछ अधिक की जनता और वहां की सरकार सीधे सीधे ये कह रही है कि वो चाइना से लड़ेगी। हालांकि इस तरह की लड़ाई की बात करना उस देश के लिए जो किसी भी स्थिति में किसी दूसरे या दुश्मन देश के सामने बराबरी पर नहीं है, ये आप आत्मविश्वास नहीं, ये अति आत्मविश्वास है, और इसका खामियाजा यूक्रेन जैसे देश किस तरीके से भुगत रहे हैं वो आप देख रहे हैं। लेकिन चाइना की स्थिति दूसरी है, क्योंकि अमेरिका के हित हैं। अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है और चाइना पर पूरी तरह से प्रभावी हो जाता है तो यकीन मानिए हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी, और उस स्थिति में फिर एशिया में अमेरिका को अपने ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। उस प्रयास में जितना अमेरिका को अपने राष्ट्रीय उत्पाद का या अपने मेधा लगानी पड़ेगी, उससे कम खर्च पर चीन को अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो ज्यादा कुछ हासिल कर सकता है। इसलिए चीन की सेना और वहां के राष्ट्रपति को पता है कि सीमित कार्रवाई हुई नहीं तो अमेरिकी जंगी जहाज चाइना की ओर बढ़ेंगे और उसके फाइटर जेट्स हो सकता है कि सीमांत चाइनीज इलाकों में एंट्री करें, और वो फिर चीन की बढ़ती ताकत के सामने जो दुनिया को वो दिखाने के लिए आमादा है, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और फिर अमेरिका की साख, अमेरिका की हेकड़ी, जो फिलहाल एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सिंगल एक्सेस पर जिस तरह से वो एक बड़ी ताकत के रूप में है, वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो जाएगा। सी जिनपिंग जो इस समय वहां के राष्ट्रपति हुए ऐसा नहीं चाहेंगे, इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वो तमाम बातें जो की जा रही हैं कि युद्ध हो जाएगा, युद्ध हो रहा है, शुरू हो चुका है, ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत चीन की सेना और वहां की जो रणनीतिकार हैं वो उसको यूज कर रहे हैं। एक बड़ी कोशिश जो चीन कर सकता है वो कर रहा है, आर्थिक प्रतिबंध के जरिए ताइवान की रीढ़ को कमजोर करना, उसको तोड़ देने की कोशिश करना। और वर्तमान समय में कुछ इस तरीके के युद्ध जो लड़े जाते हैं दूसरे देश के खिलाफ, उसमें आर्थिक प्रतिबंधों का बड़ा महत्व है, जिसे अमेरिका दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस के साथ। लेकिन रूस एक बड़ी ताकत के रूप में पूरी दुनिया के सामने दशकों से रहा, उसका इतिहास रहा है, और अब तो ये स्थिति आ गई है कि बंदिशें ऐसी कि उस बंदिशों में रूस को व्यापार करने के लिए जो करेंसी देनी पड़ रही है वो उसी देश के साथ उसी की मुद्रा में
और ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि रूस की साख है। जैसे भारत और रूस के बीच अगर कोई व्यापारिक आदान प्रदान हो रहा है तो वो रूबल और रुपए में हो सकता है, ऐसे ही वो जर्मनी के साथ और उन देशों के साथ, ये वो रूस की साख है, रूस की ताकत है, उसकी अपनी सैन्य ताकत है, उसके अपने आर्थिक कुछ ऐसे पक्ष हैं जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि रूस के पास तेल सप्लाई करने के बड़े अच्छे साधन हैं। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर भी कि ताइवान के साथ अगर हो सकता है तो जिस मोबाइल लैपटॉप के जरिए आज हम पूरी दुनिया में विद इन मिनट्स पहुंच जाते हैं, वहां के संस्कृति के साथ, लोगों के साथ संवाद कायम करते हैं, वो सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो 21वीं शताब्दी की आधुनिकता का जो पैमाना है उसका खाका ही तहस नहस हो सकता है। इसलिए ताइवान और चीन के बीच कोई जंग न शुरू हो और अमेरिका इन्वॉल्व न हो, ये हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि इसमें भारत के भी हित हैं। तो ये वो बड़ी खबर थी जो अभी तक के डेवलपमेंट में है। लेकिन इस पर एक बहुत ही ताजा जानकारी हम अपने सहयोगी जुबैर से चाहेंगे। जुबैर, जो पिछले 1 घंटे का डेवलपमेंट है, क्योंकि आज के दिन भी ताइवान और चीन का युद्ध होगा या शुरू हो गया ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जिस तरीके के ताइवान और चीन के बारे बीच में युद्ध अभ्यास जारी है, चीन ने युद्ध अभ्यास कर दिया है, अपना मिलिट्री ड्रिल भी चालू कर दिया है, जमीनी और हवाई जमीन पर भी और हवा में भी घेराबंदी शुरू कर दी है ताइवान की। इस तरीके की मैं अभी अब लाइव अपडेट बता देता हूँ कि जैसा कि आज जानकारी आई कि ताइवान पर चीन ने रॉकेट लॉन्च किए हैं। आपको बता दें कि ये 370 mm वाले MLRS रॉकेट्स हैं, जिनकी रेंज 350 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, जिससे ताइवान को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। ये बताया गया है कि चीन ने ये रॉकेट्स उसमें वहाँ पे दाग दिए हैं। इनकी रेंज 350 से 500 किलोमीटर तक की रेंज वाले हैं। और चीन ने इनका अभ्यास अभी जब भारत और चीन का तनाव चल रहा था और पूर्वी लद्दाख में इन वेपन्स का अभ्यास किया था और पूरी दुनिया के सामने 2019 में इन वेपन्स को सामने लाए थे चीन। अपनी एक गैलरी के दौरान और कार्यक्रम के दौरान चीन ने इन हथियारों को दिखाया था और अब ये खबर सामने आई है कि ताइवान पे उन्होंने रॉकेट्स दागे हैं। इस तरीके की पुष्टि अभी आधिकारिक तौर पर ताइवान की तरफ से तो नहीं आई है, बट ये कहा जा रहा है कि ताइवान पर रॉकेट दाग दिए गए हैं जो कि 350 किलोमीटर की रेंज के हैं। और इससे अगर लड़ाई में हम भारत की तरफ का देखते हैं तो भारत की तरफ का ये भी वो आ रहा है कि भारत और अमेरिका इन युद्ध के बीच अब उत्तराखंड के औली में सैन्य अभ्यास करेगा। आपको बता दें कि ये 14 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ये सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना करेगी। जुबैर, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दें। अभी आपसे हम बात करेंगे, अभी आप बैठिए नहीं, थोड़ा मैं आपको और कष्ट दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुबैर ने हमारे साथ साझा की है, और वो ये कि अब भारत और अमेरिका उत्तराखंड के आपने जगह बताई औली में करेंगे। आप जानते हैं वो पहाड़ी एरिया, तो वहां पर वो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के तहत अगर इस स्थान पर 2 प्रमुख देशों के सैन्य अभ्यास होंगे तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि माफ करिएगा, उत्तराखंड या हिमाचल के वो क्षेत्र जो चीन से लगते हैं, अब चीन को यह संकेत है कि आप जहां जहां पर आपके हित के टकराव हैं वहां पर अमेरिका की एंट्री है। और भारत के लिए भी जरूरी है जुबैर, क्योंकि गलवान से लेकर के आप पूरे लद्दाख और लेह में देखें तो जिस तरीके से, हालांकि अब चीन ठंडा पड़ गया है क्योंकि चीन को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे दिया गया है, इस तरीके का सैन्य अभ्यास होता है तो जो आपका नजरिया है वो क्या समझ में आता है? कम से कम इसे आप जिस तरीके से अगर इस चीज़ में चीन और ताइवान की जो अभी चल रही है मिलिट्री ड्रिल, इस पर अगर मैं दबाव डालूं, इस पर अगर मैं नज़र डालूं, तो इस पर अगर अमेरिका और भारत का सैन्य अभ्यास होता है और वो अक्टूबर में होता है तो इससे कहीं ना कहीं चीन को करारा जवाब मिलेगा। उनको ये भी जवाब मिलेगा, जाहिर से तौर पर हमारे संबंध ताइवान से भी हैं, भारत के संबंध ताइवान से भी हैं, तो हम उन संबंध को अच्छा रखने के लिए एक करारा जवाब चीन की तरफ पेश कर सकते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं। क्योंकि लगातार जैसे पूर्वी लद्दाख एरिया में और जितने भी बॉर्डर के चीन के आसपास के बॉर्डर्स हैं, चीन हमेशा हरकत करता रहता है, उसका भारत की तरफ से जवाब भी दिया जाता है। इसको लेकर अब उनको और भी ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर एक अमेरिका कंट्री के सैनिक और भारत के सैनिक सैन्य अभ्यास करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं चीन को कहीं ना कहीं दबाव असर होगा, उसको चीन पर दबाव भी पड़ेगा उसको लेकर। क्योंकि जैसे कि जिक्र किया था आपने यूक्रेन की लड़ाई का, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के तभी संकेत मिल गए थे कि चीन ताइवान पे दबाव बना सकता है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पर हमला करा था तो तभी संकेत मिल रहे थे कि
कभी भी चीन ताइवान पर हमला कर सकता है और ताइवान इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल कर सकता है, सॉरी चीन इस तरीके की मिलिट्री ड्रिल ताइवान के खिलाफ कर सकता है। तो इस तरीके से अगर भारत की तरफ और अमेरिका बढ़ता है और सैनिक आके अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए फायदे वाली बात है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जुबैर आपने दी है। शोएब खान हमारे इनपुट सहयोगी इस समय एक बड़ी जानकारी के साथ। शोएब जी क्या कुछ साझा करना सर, चाहते अभी एक सवाल आप कर रहे थे जुबैर से कि सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को क्यों चुना गया। उसका सीधा सीधा एक मैसेज देना है, क्योंकि इंडिया से और अमेरिका से चीन की जो है ज़्यादा अच्छे संबंध भी नहीं है, जबकि भारत से हमारे यहाँ से उनके संबंध इतने वो नहीं, लेकिन गाय बगाए वो उन्हें आंखें दिखाता रहता, तो कई बार करारा जवाब भी दिया। तो खास क्योंकि औली और उत्तराखंड का जो सीमाएं हैं वो चाइना से लगी हुई हैं, सिर्फ इसीलिए जगह को सिलेक्शन किया गया है अमेरिका और इसने कि हम दोनों दुश्मन एक हो चुके हैं तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारे बराबर में हम जो है अभ्यास कर रहे हैं। अगर तुमने चीन के वो चाइना ने और ताइवान पे अगर आंख दिखाई तो हम सीधा दोनों मिलकर तुम्हारे ऊपर अगर वक्त आएगा तो उससे कार्रवाई से गुरेज भी नहीं करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और शायद इस बात को मैं पहले कह रहा था। हालांकि शोएब, मुझे ऐसा लगता है शोएब जी कि इस पूरे मामले में जो आप एक पक्ष रख रहे हैं, भारत अब ये दिखाना चाहेगा, क्योंकि अपने राष्ट्रीय हित होते हैं, क्योंकि गलवान से लेकर के पैगोंग तक जिस तरीके से चीन कभी आगा पीछा करता रहा। हालांकि हम एक बार फिर, जैसा कि जुबैर से सवाल कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि उनको बहुत बढ़िया जवाब मिल गया है। अब मुझे लगता है कि मौके का फायदा उठाते हुए भारत एक ऐसा दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि पैगोंग और उसके इर्द गिर्द का एरिया में जो कुछ भी बिल्कुल आमने सामने हमारी दोनों की सेनाएं खड़ी हैं और चीन को मालूम है कि भारत बहुत बहुत तगड़ा जवाब देगा, और यही स्थिति ताइवान में भी है। मुझे ऐसा लगता है कि चीन पर अब हम दबाव बना सकते हैं कि वो हमारे साथ बातचीत करके थोड़ा शांति और सब्र रखे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो इस वक्त का भारत का जो मौका इस वक्त मिला है इसका पूरा फ़ायदा भी उठाना चाहिए, और ये वक्त ऐसा है जो दबाव बनाने का भी है। और चीन के सामने वो ये हालात पैदा हो जाएंगे कि वो अमेरिका की तरफ ना जाके वो हमारी तरफ, इंडिया की तरफ ज़रूर झुकेगा, और इस दबाव के चलते जो हमारे राष्ट्र हित में जो चीज़ें हैं वो सब सामने उनसे बात की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात शोएब खान ने कही है, और एक ऐसी स्थिति में बिल्कुल शोएब जी आपके इस विश्लेषण से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और कूटनीति में यह जरूरी होता है कि हम अपने दुश्मन, और इस समय हम कह सकते हैं कि दो ही राष्ट्र पूरी दुनिया में, हालांकि दुश्मन मानना ही नहीं चाहिए, प्रतिद्वंदी हो सकता है, लेकिन ये संयोग कहें या दुर्योग कि पूरी दुनिया में भारत को ये कहना पड़ता है, हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन दो देश हैं, पाकिस्तान और चीन, जो हमारे दुश्मन हैं, पड़ोसी भी हैं, पड़ोस बदल नहीं सकता। लेकिन शोएब खान ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, और यह है कि चाइना जिस स्थिति में आज है, क्योंकि आज भी चाइना हमारा एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है शोएब जी, आज भी ये ट्रेड पार्टनर है, लेकिन चीन और भारत गलवान से लेकर के पैगोंग, या आप कह सकते हैं कि लद्दाख क्षेत्र में कहीं कहीं पर तो इतने नजदीक खड़े हुए हैं कि एक गलती युद्ध में तब्दील हो सकती है। और उस स्थिति में जब अमेरिका ये दिखाने पर आमादा हो गया है कि चीन अपनी हद में रहे, और उस स्थिति में जैसा कि अभी जुबैर ने बताया कि अक्टूबर में औली में एक बड़ा युद्धाभ्यास होगा, और साहब जी ये आप देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि औली में जो युद्धाभ्यास होगा वो जो भौगोलिक परिवेश है, जो परिदृश्य है, वो पूरी तरीके से गलवान जैसे एरिया से मिलता जुलता है। तो पहाड़ी एरिया में इस तरह से ड्रिल करना, इस तरह से युद्धाभ्यास करना, ये तो चीन को और बड़ा संकेत है। बिल्कुल, अब मैंने आप पहले ही बताया कि देखिए ये जो हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा जो चुनी गई है ये इसी वजह से बहुत सोच समझ के इस पर, क्योंकि जब हम अभ्यास करेंगे तो इन्हें जो हैगा एक डर महसूस होगा, और जब डर महसूस होगा तो हमारा दबाव बनेगा, और जब दबाव बनेगा तो ये फिर जो हरकतें करते रहते हैं गलवान में और हमारी और सीमाओं पर, तो उस वक्त एक दबाव बनेगा। तो जब दबाव बनेगा तो इनसे बैठ के हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक अभी आपने पड़ोसी वाली बात कही थी सर, बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा था। पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उसका नजरिया और सोच हम बदल सकते हैं। चाइना हमारा पड़ोसी है, हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं इससे हम उनके नजरिया और सोच को जरूर बदल सकते हैं, और यही बदलाव दिखाना बहुत जरूरी होता है। शोएब जी कुछ अगले खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे,
और वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। अभी जैसा कि शोएब खान हमारे बता रहे हैं कि संजय राउत की खबर पर एक बड़ा डेवलपमेंट आया है, हम उनसे भी इसकी जानकारी लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक दूसरी बड़ी खबर का, ये तो बात हुई कि चीन किस तरीके से सरगर्म है। 28 देशों के साथ चीन इस समय कॉन्फ्लिक्ट में है और किसी भी देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है चीन, लेकिन गीदड़ भपकी और बंदर घुड़की का दौर हमेशा उसका चलता रहता है। सिर्फ एक बात कि वो एक बड़ी ताकत है, दुनिया ये मान ले, और दुनिया मानने को इस अंदाज में तैयार नहीं है क्योंकि चीन को चीन की औकात में रहने की कई बार नसीहत दुनिया के कई देशों ने दे दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। हालांकि एक शक्तिशाली देश के रूप में चीन की ताकत को हम कम आंक नहीं सकते, लेकिन हर एक देश की जो एक राष्ट्रीय सोच होती है, उसके जवानों की, उसके आर्मी के जो प्रोफेशनलिज्म के तहत उसके जो मूवमेंट और जो मॉड्स होते हैं, उसको अगर देखा जाए तो चीन अभी अमेरिका से इस स्तर पर टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने खबरों में और अपने सहयोगियों के साथ बातचीत के दौरान ये पाया कि अमेरिका एक साथ पूरी दुनिया के कई देशों को एक्टिवेट कर रहा है युद्धाभ्यास या उन अन्य तौर तरीकों से, जिस पर चीन पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ेगा। हालांकि ये दबाव कम लगता है कभी कभी जब रूस जैसे देश खुले तौर पर और पाकिस्तान जैसे देश चीन का साथ देते हैं, लेकिन रूस की बात अगर छोड़ दें तो जो देश इस समय ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ दे रहे हैं, वो अमेरिका के सामने या अमेरिका के नाराज होने की स्थिति में 24 घंटे भी चीन के साथ नहीं खड़े हो पाएंगे। ये एक ध्रुव सत्य है जिसे आपको जानना और समझना चाहिए। खैर, स्थिति क्या होगी वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान की धरती पर उतरने से लेकर वहां से जाने के बाद आज भी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के सामने शांति का जहां तक संबंध है, एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो चुका है, और अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही और बर्बादी भी हो सकती है। और उस स्थिति में पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई दिख सकती थी। यह बात हुई चीन, ताइवान और अमेरिका के इस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया के शांति के सामने खतरे की। अब हम आगे की खबर चलते हैं, और ये वो खबर है जिसपे पूरे देश की नजर लगी हुई है। और नजर क्यों लगी हुई है? क्योंकि राष्ट्रीय भावधारा के साथ अगर जो लोकतंत्र में जरूरी होता है वो राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों की, और जब कोई एक ऐसी अखिल भारतीय पार्टी जिसके वजूद पर तो जहां तक लोकप्रियता का सवाल है बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होता हुआ दिखे, लेकिन उस पर भ्रष्टाचार का एक ऐसा छींटा पड़े जिससे उबरने के लिए उसको तमाम तरीकों का सहारा लेने पड़े, और एक स्थिति ऐसी आए कि जब उसके नेता अपने पार्टी में किए गए उन कारनामों को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देकर संसद से लेकर के सड़क तक प्रदर्शन करें, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन का, इस पूरे प्रक्रिया का फायदा उस पार्टी को क्या मिल रहा है, कितनी सिंपैथी मिल रही है, यह जानना बहुत जरूरी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। खबर यह है कि ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सब जगह चल रही है। जो भी काले धन को सफेद करने, धन शोधन की प्रक्रिया के तहत जो भी कुछ प्रयास किया गया है, और वो कुत्सित प्रयास है, उस प्रयास पर निगहबानी के बाद अब कार्रवाइयां हो रही हैं। और ईडी की सक्रियता के बारे में हमने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहे हैं कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में ईडी इसलिए इतनी प्रभावी है, और अब तो ईडी का नाम सीबीआई की तरह लिया जाने लगा है, क्योंकि ईडी की सक्रियता ही कुछ इस तरह से है। तो इसमें ऐसी बात इसलिए आई है क्योंकि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जब आ जाता है तो देश से सुरक्षा और देश के सुरक्षा का मुद्दा जुड़ जाता है। इसलिए चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, इन दोनों स्तर पर अगर ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो समझिए कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है।
बात ये ऐसी आती है कि नेशनल हेराल्ड जिस मामले को उठाया सुब्रमण्यम स्वामी, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हालांकि वो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने ये पूरा मामला उठाया था तो उन्होंने साफ तौर पर यह चैलेंज किया था, और आज भी वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो हिला हवाली की गई है, नियमों की अनदेखी की गई है और अरबों की संपत्ति कुछ लाख में खरीदने बेचने, और वो भी अपने ही में खरीदा और अपने ही लोगों में बेच दिया और फिर वो सब कुछ अपने पास रख लिया, यही पूरा खेल है। इसको हम आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस नेशनल हेराल्ड जो कि राष्ट्रीय संपत्ति होनी चाहिए, ये कौन कहने से इनकार कर सकता है कि नेशनल हेराल्ड का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा योगदान था। नेहरू जी इससे जुड़े हुए थे, जो वर्तमान में कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अपने सगे संबंधी रहे, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने तब जो शुरू किया था, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर उस संपत्ति को अपनी पर्सनल संपत्ति बना करके और उन्हीं कानूनों के उस लूप होल्स का सहारा लेकर के आपने अरबों की संपत्ति करोड़ों में बेच दी और फिर अपने आप में ही खरीद लिया, अपने लोग भी उसके शेयरधारक बन गए और फर्जी कंपनियों के नाम पर यह सब कुछ हुआ, तो अगर ईडी कार्रवाई कर रही है तो इसे बदले की कार्रवाई क्यों माना जा रहा है? सवाल यही है, बात इतनी है। और अगर बदले के तहत यह सब कुछ कराया जा रहा है तो यह भी सच सामने आ जाएगा, और जब सच सामने आ जाएगा तो जनता जवाब देगी, और जनता जवाब क्यों देती है? वो ईवीएम के माध्यम से। लेकिन अगर इस मुद्दे पर जहां सवाल जवाब हुए हों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 10 दिन से अधिक पूछताछ हुई कई दौरों के बाद, हर एक पूछताछ के दौरान पूरे देश में धरना प्रदर्शन, सड़क पर प्रदर्शन, संसद में प्रदर्शन, संसद का सत्र न चलने देना। हम बार बार आपको बताते हैं, जो आपको याद हो चुका होगा, कि 1 मिनट की कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। उस संसद की कार्रवाई को सिर्फ इसलिए घेर लेना कि यंग इंडिया के दफ्तर को क्यों सील किया गया। अब आप समझिए, दिल्ली के आईटीओ स्थित हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया, जिस कंपनी का सारा खेल है ये एजेएल और यंग इंडिया का, उस दफ्तर का सब कुछ वहां पर एस्टैब्लिश था, उसके कुछ कागजात थे। ईडी ने जो सोनिया और राहुल से पूछताछ की थी, हम आपको बहुत आसान शब्दों में वो बातें बता रहे हैं, वो पूछताछ इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, वहां पर यह दफ्तर चल रहा है और इस दफ्तर में ईडी को जो कागजात चाहिए वो मिलेंगे, और इसलिए ईडी वहां पहुंचती है, कार्रवाई करती है। जब ईडी कार्रवाई कर रही होती है तो बहादुर शाह जफर मार्ग, चूंकि वो प्रेस एरिया बोला जाता है, संयोग से मैं वहां पर 5 साल रहा हूं, पूरी गतिविधि को जानता और समझता हूं, वो ऐसी स्थिति बना दी गई कि पूरे प्रेस के लोग वहां इकट्ठा हो गए और यह हुआ कि कांग्रेस को परेशान करने के लिए, चूंकि महंगाई, बेरोजगारी, इस देश की सारी समस्या के बारे में कांग्रेस बात कर रही, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने के लिए मोदी सरकार और गृह मंत्रालय इस तरह की कार्रवाई ईडी के जरिए करा रहे हैं। जो भी खबर है वो आपको बताना जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, अपने मनोमस्तिष्क से, अपने दिल से ये पूछिए, फर्ज करिए कि अगर ये बदले की भी कार्रवाई हो तो यंग इंडिया के दफ्तर को ईडी ने अगर सील किया तो संसद में सवाल उठाने से पहले यही कांग्रेस के रणनीतिकार या उनके लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रुख क्यों नहीं किए? शायद यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है। हम आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आप सच जानते हैं, यह सूचना का समय है और सूचना का आदान प्रदान आप कहीं से भी ले दे सकते हैं। इन्हीं मामलों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर छूटे हैं और ये सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने हैं, जिसकी तहकीकात ईडी कर रहा है या कर रही उसकी टीम। ऐसे में वो मुद्दे उठाना, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश की जनता को राजनीतिक पार्टी के लोग इतना कमजोर दिमाग का समझते हैं या इतने मंद बुद्धि समझते हैं कि जनता समझेगी नहीं? सवाल यही है कि जनता सब कुछ समझ रही है। अगर यह बदले की कार्रवाई है तो इस जांच के बाद, क्योंकि ईडी ऐसा है कि गिरफ्तार भी करेगी तो कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और कोर्ट
उन सारे पक्षों को सुनेगा और उन दलीलों में दम होगा, तभी इनको सजा होगी। और सजा नहीं होगी, बाइज्जत बरी होंगे, तो यही देश की जनता, जो लोग बदले की कार्रवाई कर रहे हैं जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, उनको उसका हिसाब किताब कर देगी। लेकिन उतना भी इस परिवार के किसी भी व्यक्ति को सब्र करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है इनके मनोमस्तिष्क के द्वारा, इनके दिले दिमाग के द्वारा, क्योंकि ये मानते हैं कि जो सिंपैथी गेन करने का एक राजनीतिक तौर तरीका है वो यूं ही है। इसके लिए चाहे संसद का सत्र बेकार हो, चाहे सड़कों पर आंदोलन करना हो, लेकिन व्यक्ति की चरण वंदना के तहत, उसके पूजा के तहत इस तरीके से ऐसा किया जाना ही चाहिए। हम खबर आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अपर हाउस अर्थात राज्यसभा में बहुत अच्छे तरीके से सरकार को घेरते हैं, वही मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा ईडी के द्वारा यंग इंडिया के दफ्तर अर्थात बहादुर शाह स्थित हेरल्ड हाउस में तलब किए गए, उन्हें बुलाया गया। यह खबर आपको जानना जरूरी है। वो क्यों बुलाया गया हम आपको बताते हैं। क्योंकि यंग इंडिया के वो बड़े प्राधिकृत व्यक्ति हैं जिन्हें बैठाया गया है इस पद पर। वो सांसद होने के साथ साथ यंग इंडिया के एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और उनसे जुड़ी जानकारी, जिससे जो कागजात ईडी को मिले हैं उसको क्रॉस चेक किया जाता है और इसके लिए उनको तलब किया गया। खबर यह फैलाई गई, खबर यह बताई गई कि उनकी देखरेख में ईडी ने जांच पड़ताल की। तो हम आपको स्पष्ट बता दें कि यहां पर जो भी तलब किया जा रहा है, जिन्हें भी बुलाया जा रहा है, वहां शक की सुई है और कोई भी जांच एजेंसी इसी तरीके से जांच पड़ताल करती है। रही बात राजनीतिक बदले द्वेष की कोई भावना, तो वो सच भी सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है और अब तक 100 से अधिक सवाल कंपनियों के गठन से लेकर ट्रांजैक्शंस और पैसे को किस तरीके से समायोजित किया गया, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। वो सब कुछ जानकारी ईडी ने इन्हीं लोगों से पूछताछ के बाद निकाली है और यकीन मानिए इससे पूरी की पूरी रणनीतिकार जो पार्टी के हैं वो परेशान हैं, क्योंकि आने वाले समय में एजेएल के थ्रू, यंग इंडिया के थ्रू, नेशनल हेराल्ड के इस अरबों के संपत्ति का जो समायोजन किया गया आपस में, उसके सारे तथ्य सामने आएंगे और तब जो कार्रवाई होगी तब शायद ये कहा जाएगा कि इस देश में आपातकाल लगा दिया गया है। ये विडंबना है इस देश की कि जब कोई एक बड़ी कार्रवाई जिसमें एक बड़े राजनीतिक घराने के बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, तब अगर उनकी तरफ से यह बात कह दी जाए कि ये इस देश में आपातकाल का दौर शुरू हो गया है, तो ये फैसला आपको करना चाहिए और समझना चाहिए कि सच के लिए, करप्शन फ्री इंडिया के लिए एक छोटा ही सही लेकिन बड़ा आघात क्या जरूरी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इसमें सिर्फ एक बात कांग्रेस की है, हो सकता है रूलिंग पार्टी के भी कई ऐसे मुद्दे हों जो सामने आए, लेकिन विपक्ष से यही इसी बात की तो अपेक्षा है कि तथ्यों और प्रमाणों के साथ कुछ ऐसी बात रखी जाए जिसके जांच पड़ताल में वो लोग भी फंसें जो अभी अपने आप को बहुत पाक साफ होने का दावा करते हैं। लेकिन जरूरी है कि इसके लिए निगहबानी की जाए और विजिलेंट रहा जाए। अनर्गल मुद्दों की जगह आप देश के उन सभी मुद्दों के साथ जुड़ें जो देश की वास्तविक समस्या है। यह है वो और उससे जुड़ी वो गतिविधियां जिसमें आपने यह देखा कि जब बहादुर शाह जफर स्थित मार्ग पर पूरी कार्रवाई की गई तो कांग्रेस दफ्तर के इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा लगाया गया और ऐसा बताया गया, यह बात फैलाई गई कि कांग्रेस दफ्तर को ही सील किया जा रहा है। कल को यह बात भी कही जा सकती है कि यह तो गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा है। हमें यह समझना चाहिए कि हम जिस लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं उसमें अगर कोई संस्था है, वो भी प्राधिकृत है और वो
किसी एक मामले की जांच पड़ताल कर रही है तो उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो अगर दायरे में आता है तो पूछताछ होगी, जरूरत पड़ने पर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और गिरफ्तारी के मायने तो ऐसे है नहीं कि जिसमें किसी को फांसी दी जा रही हो, पूछताछ की होगी, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद रिमांड की स्थिति होगी, पूछताछ होगी, वो तथ्य सामने आएंगे, फिर कोर्ट की शरण में, और कोर्ट वो फैसला करेगा कि हाँ भाई कितनी बातें सही हैं, कितनी गलत हैं। और इस स्थिति के आने तक संसद से लेकर के सड़क तक जो कुछ भी कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, पूरे देश में हो सकता है सिंपैथी गेन करने वाले लोगों की संख्या कुछ बढ़ रही हो, सिंपैथी देने वाले लोगों की संख्या कुछ बढ़ रही हो, लेकिन अभी भी इस देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। वो क्यों? क्योंकि हम आपको याद दिलाते हैं कि जब पार्थो चटर्जी ईएसआई के एक हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे थे तो वहां एक सामान्य सी महिला ने सिर्फ उनको देख करके चप्पल मारा था, और उस चप्पल मारने के मायने क्या थे यह भी हमने बताया था। जो जनता के बीच में, इस देश के आम जनता के बीच में बैठे हुए वो धारणा है, वो घृणा है, वो नाराजगी है, वो दर्द है, जहां भ्रष्टाचार एक घुन की तरह है, और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो फिर चाहे कोई हो उसके खिलाफ अगर कदम बढ़ते हैं और जिस सरकार की देखरेख में बढ़ते हैं उस सरकार को मजबूत करना चाहिए। शायद एक समझदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है। और अगर बदले की भावना से इस लोकतंत्र में कोई कार्रवाई है जो अदालत तय करेगी तो फिर उसका खामियाजा भी वो पार्टी, वो नेता भुगतने के लिए तैयार रहें जो ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन इस देश के राजनीतिक पार्टियों के लोगों को समझना होगा कि सच क्या है, इसलिए बहुत गंभीर और संयत और शांत भाव से अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ाने के सही तरीके अपनाएं, अन्यथा देश की जनता सब कुछ जानती है और वो समय आने पर जवाब देगी। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने कुछ कहा है। क्या कहा है? वो ये कि हम डरेंगे नहीं, और ये बात कम से कम 1000वीं बार वो दोहराए हैं। राहुल गांधी किस अंदाज में ये बात कहे हैं, जरा उसको भी सुन लीजिए। सुनिए बात जी, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी, जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले। ये थे राहुल गांधी, आपने सुना, अंदाज था। उन्होंने कहा सुन लीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, हम सामना करेंगे। कौन कहता है? विपक्ष के नेता हैं आप, आपको डरना भी नहीं चाहिए। आप उस विरासत के एक प्रमुख बिंदु हैं, उसके हस्ताक्षर हैं, जिस विरासत पर हमें गर्व है कि इस देश में इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन एक अनर्गल प्रलाप के तहत अगर विरोध के लिए विरोध किया जाएगा तो उसको भी जनता समझेगी और उतने ही गंभीर या अगंभीर तरीके से किसी भी प्रतिक्रिया को लेगी। राहुल के इस प्रतिक्रिया के मायने क्या हैं ये आप खुद अंदाजा लगाइए, क्योंकि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं तो एक ही बात क्यों याद आती है कि ये बदले की भावना से की जा रही है। खैर, इस पर बहुत कुछ डिबेट हो सकता है, बातें हो सकती हैं, पक्ष विपक्ष में ढेर सारी बातें कही जा सकती हैं और कहना भी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और इसकी मर्यादा भी यही है कि पक्ष और विपक्ष की बातें सामने आएं। लेकिन ईडी की कार्रवाई से परेशान कोई और भी है, और जो पूरे महाराष्ट्र से यह दावा करता था कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, झुकने को मजबूर हो गया वो शख्स। और एक राजनीतिक विरासत को अगर हम कहें तो बौद्धिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का जिम्मा, जी हां, मैं बात कर रहा हूं संजय राउत की, जिसके पास था, उस व्यक्ति को ईडी के सामने झुकना पड़ा, ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ा, और कोर्ट ने भी मान लिया कि संजय राउत को, जो सामना के संपादक हैं, शिवसेना उद्धव गुट के एक तरीके से मुख्य हस्ताक्षर हैं, रहे हैं, अब तो वो ईडी के 8 अगस्त तक कोर्ट ने कहा है ईडी अपने रिमांड पे रखे और
पात्रा चावल घोटाले में करोड़ों के हेरफेर, करोड़ों के लेन देन ट्रांजैक्शंस में जिस तरीके से संजय राउत और उनकी पत्नी और उनके परिवार के अन्य लोगों के और साथ ही साथ कुछ एसोसिएट्स के नाम सामने आ रहे हैं, उस पूछताछ में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। ये ईडी के सूत्रों और हमारे सूत्रों से जानकारी मिली, इसलिए उनको रिमांड पर आगे बढ़ा दिया गया है और 8 अगस्त तक उनकी रिमांड बढ़ा दी गई है। शोएब खान हमारे सहयोगी बहुत अहम जानकारी के साथ आ रहे हैं। जी शोएब जी बताएं। सर देखिए, संजय राउत की गिरफ्तारी जब हुई थी तो पूछताछ भी चल रही थी, तो उसी वक्त ही पता लग गया था ईडी की कार्रवाई से ही कि इसमें इनके परिवार के लोगों को भी बुलाया जाएगा। आज वो बात सच हो गई है और वर्षा राउत जो है इनकी पत्नी, इनको ईडी ने सम्मन दे दिया है। वर्षा राउत के ऊपर आप आरोप ये है सर कि प्रवीण जो जिनकी फरवरी में गिरफ्तारी हो चुकी है, उनकी पत्नी माधुरी जो है, माधुरी से जब पूछताछ हुई और प्रवीण से पूछताछ हुई तो उनका ये कहना था कि वर्षा राउत के खाते में हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है। इसको लेकर ईडी पहले भी इनसे वर्षा राउत से पूछ चुकी है। आज जो हैगा, जब संजय राउत की गिरफ्तारी हो गई है और इनसे जांच चल रही है, पूछताछ हुई, तो वर्षा राउत को नोटिस दिया गया हैगा। अब जब नोटिस दिया गया तो इसमें ये साफ है कि उस फ्लैट से जो ईडी की जांच आई है उसमें ये आया कि जो पैसा माधुरी ने वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफ़र किया गया था, उससे दादर में इन्होंने एक फ्लैट भी ख़रीदा है। जो दादर में फ्लैट ख़रीदा है, उसके अलावा वर्षा राउत को अब बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब देखिए कि फर्दर अपडेट इनपुट मिलेगा कि अब बुलाने के बाद में क्या। जो एक अनुभव कहता है कि जब नोटिस किसी के पास ईडी का, सीबीआई का जाता है तो 100% संभावनाएं होती हैं, मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कर रहा हूं, प्रमाण के साथ, वो या तो हिरासत में या गिरफ्तारी होती ही होती है। तो वर्षा को भी कस्टडी में लिया जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। देखिए, वर्षा राउत की गिरफ्तारी होना आज नहीं तो कल होना है, क्योंकि जो प्रवीण राउत से जो पूछताछ हुई है उसमें क्लियर है कि माधुरी के खाते से इनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और इस चीज़ के सबूत जो है वो मिल भी चुके हैं। सिर्फ इनको बुला के जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कि कल कोई एलिगेशन ना लग जाए, तो इसलिए बाकायदा सम्मन दिया गया और सम्मन से इनसे पूछा जाएगा और उसमें ये तय है कि ये सेटिस्फैक्ट्री जवाब अगर संजय राउत भी ईडी को दे देते तो शायद उनको हिरासत में ना गिरफ्तारी ना है, लेकिन वहाँ कुछ मिला इसीलिए गिरफ्तारी हुई और इसमें वर्षा राउत की भी गिरफ्तारी तो होगी। उसके अलावा जो कनेक्शन जुड़ रहा है वो इनकी बेटी से भी जुड़ रहा है। हो सकता है आने वाले वक्त में जो है वर्षा राउत की बेटी से भी पूछताछ की जाए। शोएब जी, क्या आपको नहीं लगता, ये तो आपने बहुत अहम जानकारी, वो फैक्ट्स बताए जो कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, किस तरीके से एक परिवार के बीच में ही और कानून के एजेंसियों को सबको नज़रअंदाज के दरकिनार करके सब लोग उसी में मतलब बहते, क्या कहें, वो कहना भी नहीं चाहिए, हाथ धोने लगे उस नदी में। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि जो ये मामला था कोई छोटा मोटा नहीं था। इसमें 1.1039.79 करोड़ का ये घोटाला था, पात्रा चाल घोटाला था। तो जिस वक्त गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक प्रवीण राउत और संजय के दोनों के बहुत नज़दीकी थे, संजय राउत के बहुत नज़दीकी हुआ करते थे और इनसे मिलकर ये पूरा खेल खेला गया। शायद संजय राउत ने उस वक्त नहीं सोचा होगा कि ये मामला कहाँ ईडी तक पहुंच जाएगा। तो उस वक्त जब घोटाला हुआ था तो उस वक्त उनकी सोच ये नहीं बनी होगी और उन्होंने पूरा खेला खेल लिया। अब जब ये पूरा मामला जो है वो ईडी के सुपुर्दगी में आ गया, ईडी का अपना काम करने का एक अलग अंदाज होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। अब जब ये पहले भी बहुत चीखते रहते थे ईडी मेरा कुछ नहीं कर सकती है, ईडी मेरे घर आएगी, लेकिन आज वही संजय राउत है कि जिस वक्त वो गिरफ्तार होके गए चीख बहुत रहे थे, बॉडी अपने समर्थकों को हाथ भी दिखा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ लग रहा था कि अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके हैं और उसमें वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे थे कि इसमें हमारी गिरफ्तारी होना है। और वही हुआ कि जाने के बाद में ईडी ने उनसे पूछताछ भी करी, उसके बाद गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। अब आज जो है वर्षा राउत को दे दिया गया नोटिस है,
तो उम्मीद यही है कि वर्षा राउत भी इसमें गिरफ्तार होंगी, क्योंकि उसमें प्रवीण राउत की पत्नी ने जिस तरीके से बताया है कि हमने ट्रांसफ़र किए हैं पैसे अकाउंट में और उसके सबूत भी मिल गए हैं, तो गिरफ्तारी होना लाजमी है। अगर वर्षा राउत की गिरफ्तारी होती है तो इसके मायने साफ हैं कि एक परिवार में पति पत्नी और जैसा कि शोएब खान बता रहे हैं बेटी के भी इन्वॉल्वमेंट की सूचना है, तो उसमें इस तरीके की जानकारी मिलने के बाद जो सबूत मिल रहे हैं उस सबूत के आधार पर अब आप समझ सकते हैं कि इस 1000 करोड़ से अधिक के इस पात्रा चावल घोटाले में संजय राउत किस तरीके से मेन स्ट्रीम में रहे। ये शोएब जी एक बहुत बड़ी बात है कि वो मेन स्ट्रीम में रहे और उस पूरे मूवमेंट में पता नहीं कितना पैसा अभी इनके पास आया और कितना और लोगों को ट्रांजैक्ट हुआ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये अभी जो जांच चल रही है, क्योंकि ईडी का मामला है, इसमें अभी नहीं कहा जा सकता है कि कितना कब तक ये चलेगा, लेकिन जितनी तह तक जाएंगे इसमें और लोगों की भी ये जो गिरफ्तारी भी हो सकती है। जांच में जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उनको बुलाया जाएगा और पूछताछ होगी, उसमें गिरफ्तारी होती जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ है पत्रा चावल घोटाला जो है बहुत बड़ा है। इसमें देखिए कहा ये भी नहीं कहा जा सकता इसमें कितने बड़े बड़े लोग आए, हो सकता है कोई महाराष्ट्र का कोई बड़ा नेता भी इसमें इन्वॉल्व हो और उसको ईडी बुला सकती है। संजय राउत अपने आप में इस समय शोएब जी बड़े नेता हैं और एक तरह से हालांकि महाविकास अघाड़ी का सारा कुनबा जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन संजय राउत अपने आप में एक बड़े नेता हैं और इस तरीके से उनका और उनकी पत्नी का आना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है जैसा कि अभी आपने कहा महाविकास अघाड़ी के जो घटक रहे हैं 2.5 साल के उस कार्यकाल के दौरान वहां तक ये बात जा सकती है और कुछ और पार्टियों के लोग इसमें देखिए ये जिस तरीके से सरकार चल रही थी शिवसेना की और उसमें कई दलों के लोगों की सहभागिता थी, ईडी जांच कर रही है, उसमें जो भी शामिल होगा कहीं से भी किसी का भी ज़रा सा इंटरफेरेंस होगा उसमें पूछताछ की जाएगी, बुलाया जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्दी ईडी कर देगी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ कि अब वर्षा राउत से भी पूछताछ हो सकती है क्योंकि समन कर दिया गया है, नोटिस भेज दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक पति और उसके बाद पत्नी, हो सकता है बेटी से भी पूछताछ हो जाए, हो सकता है वो भाई जैसा कि अभी शोएब खान बता रहे थे कि जब वो अपने घर से निकल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या था, और वो तस्वीरें भी हमने दिखाई थी आपको, लाइव तस्वीरें दिखाई थी। और तब बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन अब ये बात साफ है। आप देखिए इन तस्वीरों में जरा किस तरीके से वो तस्वीरें हैं जब वो अपने घर से निकल रहे थे। हालांकि ईडी की टीम के साथ उन्होंने बहुत विरोध और आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उनको जाना ही पड़ा और किस जद्दोजहद और मशक्कत के बाद ईडी की टीम उनको वहां से ले जा पाई, ये आप देख रहे हैं इन दो तस्वीरों में। खैर संजय राउत को अब बड़े सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र में एक खबर हम आपको और बता देते हैं कि शिंदे सरकार के कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 और 7 लोग बताए जा रहे हैं शिवसेना के। लेकिन वो जानकारी, वो खबर हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये प्राथमिक जानकारी है। इन खबरों को हम एक अलग सेगमेंट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे आगे हम बढ़ते हैं एक बहुत प्रमुख खबर की ओर कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के पहले अपने हिंदू ताकत या हिंदुत्ववादी सोच की कोई ताकत दिखा पाए थे, तो उसके पीछे किसी एक संगठन का नाम था, तो वो थी हिंदू वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी। उस हिंदू युवा वाहिनी के सभी सांगठनिक इकाइयों को पूरी तरीके से कम उत्तर प्रदेश के स्तर पर भंग कर दिया गया है। ये प्रमुख खबर के तौर पर हमारे बात सामने आई है। बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के बाद भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, हालांकि वो पूरी तरह से अभी ऐसा नहीं किया गया, वो योगी आदित्यनाथ जो हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदू युवा वाहिनी को उन्होंने क्यों भंग कर दिया गया है, उस पूरी इकाई को उन्होंने क्यों भंग करने का निर्णय लिया, इस संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां हैं और एक प्रतिक्रिया है, वो पहले हम आपको सुनाते हैं, वो बताते हैं। लेकिन हम आपको इतना जरूर बताना चाहेंगे कि हिंदू युवा वाहिनी अब पूरी तरीके से इतिहास का विषय बन गई है।
वो आप देख लीजिए। ये किस तरीके से हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे, और वो ये है कि हिंदू युवा वाहिनी को योगी आदित्यनाथ की तरफ से खत्म किया गया है। 2002 में हुआ था संगठन का गठन, हिंदू युवा वाहिनी का गठन सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2002 में किया था। ये वो दौर था जब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एक प्रणेता के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में प्रभावी हुए थे। साल 2002 में गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ, और सांसद रहने के दौरान कुछ ऐसी चर्चाएं संसद में उनकी बहुत वायरल हुई, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई। हिंदू वाहिनी को सांस्कृतिक संगठन के रूप में उन्होंने इसका गठन किया था 2002 में। गठन के पीछे जो उद्देश्य था वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन के गठन के पीछे योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य सामाजिक समरसता और हिंदुत्व का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। ये हमने आपको पहले भी बताया, जो हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। वाहिनी के मूल कार्यकर्ता संगठन के संस्थापक और संरक्षक सीएम योगी के मार्गदर्शन में उनके उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहे हैं और आज भी जुटे रहते हैं। लेकिन अब इस संगठन को भी पूरी तरह से भंग कर दिया गया। पूर्वांचल में यह संगठन धीरे धीरे सक्रिय हुआ और गोरखपुर और उसके आसपास के जिलों में तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ, और इस संगठन से जुड़े हर एक लोगों की बड़ी इज्जत होती थी एक समय में। संगठन ने उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय समय पर राजनीतिक जिम्मेदारी भी निभाई है। जी हाँ, ये एक बहुत ही प्रमुख तथ्य है। विधानसभा से लोकसभा चुनाव तक चुनाव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बीजेपी के पक्ष में पूरी ताकत से जुटते रहे हैं, प्रचार करते रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को ही अपना गुरु और अपना नेता मानते रहे इस संगठन के सभी लोग। 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के बीच गोरखपुर सदर विधानसभा सीट को लेकर कुछ अनबन हो गई थी, और तब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा के टिकट पर राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी के प्रत्याशी शिव प्रसाद शुक्ला के खिलाफ उतार दिया था। जी हाँ, ये वो सत्य है, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी बहुत ही प्रभावी थी और उसको एक तरह से योगी आदित्यनाथ इतना महत्व देते थे, और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने ही उस समय ये कमान संभाली थी। इस चुनाव में बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई थी और हिंदू महासभा के प्रत्याशी राधा मोहनदास अग्रवाल इसमें विजयी हुए थे, क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हिंदू युवा वाहिनी धीरे धीरे बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हो गई। हालांकि बाद में योगी आदित्यनाथ के संबंध भाजपा के साथ अच्छे हो, और अब तो योगी आदित्यनाथ भाजपा एक दूसरे के पर्याय हैं। हिंदू युवा वाहिनी के संरक्षक योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद संगठन के नाम के दुरुपयोग की निरंतर जानकारी मिल रही थी। ये बातें सामने आ रही हैं, और इसको देखते हुए मंथन किया गया और उसके बाद इस संगठन को पूरी तरह से भंग कर दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक संगठन हिंदू युवा वाहिनी के नाम पर संचालित होने लगे थे, ये जानकारी भी आई है। ये कुछ ऐसी जानकारी हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण हिंदू युवा वाहिनी को पूरी तरह से भंग कर दिया गया। यूपी विधानसभा चुनाव 2002 के बाद आदित्यनाथ और बीजेपी के संबंध सामान्य हुए, और उसके बाद किस तरीके से वो बीजेपी में प्रभावी हुए और बीजेपी के एक बहुत ही सशक्त और बड़े कार्यकर्ता नेता के रूप में योगी आदित्यनाथ स्टैब्लिश हुए। उसके बाद किस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार बात पहले भी चली थी कि हिंदू युवा वाहिनी को महत्वहीन कर दिया जाए, उसको निष्प्रभावी कर दिया जाए, क्योंकि ये बातें सामने आ रही थी। और इसी का ये परिणाम हुआ कि अब योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा, जब इतनी शिकायतें मिलने लगी ऐसा बताया जा रहा है, तो फिर इस संगठन को भंग कर दिया है उन्होंने। और उसके कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी या अन्य संगठनों या संघ परिवार के अन्य संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं। इस पर एक प्रतिक्रिया भी है, वो प्रतिक्रिया हम आपको सुनाते हैं कि आखिर में इस संगठन को क्यों भंग किया गया। हिंदू वाहिनी को भंग कर दिया गया, क्या वजह है? भंग करने का कोई कारण नहीं है, संगठन की प्रक्रिया है, और संगठन के संचालन में इस तरह की प्रक्रिया लाजमी है। गठन हुआ है, पुनर्गठन होगा या सक्रियता होगी, जो कुछ भी होगा इस शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। हम लोगों तक सिर्फ एक संदेश यह आया है कि इकाइयां पूरी तरह से भंग कर दी गई हैं, और जो भी अगला बैठक होगा, जो अगला निर्णय होगा, उस पर हम सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अमल करेंगे। क्या लग रहा है, क्या वजह है
वजह बिना बैठक हुए या कोई अग्रिम संदेश आए या कोई आगे का संदेश आए बिना कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ हम लोगों को यह पता है कि अभी समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से संदेश प्राप्त हुआ है कि इकाइयाँ पूरे प्रदेश की भंग है, जिसमें सभी जनपदों की भी इकाइयाँ भंग है। 3 दिवसीय दौरे पर महाराज जी गोरखपुर में थे, आप भी आज दिन भर साथ में, तो क्या आपको संज्ञान नहीं हुआ? नहीं, हम लोग तो कार्यक्रम में ही थे। चूँकि ये संगठन की प्रक्रिया है, इसलिए संगठन के ही माध्यम से जानकारी होगी। इसके पहले जो गठन हुआ था कितने साल पहले हुआ था? हिंदू युवा वाहिनी का गठन सन 2002 में हुआ। जो कार्यकारिणी के चुने गए थे तो कितने साल पहले? महानगर इकाई में महानगर संयोजक का दायित्व मुझे 2013 में महानगर संयोजक का दायित्व। उसके बाद ये पहली बार भंग है इकाई। अभी क्या तक लग रहा है कि कुछ वजह है कि नहीं, जब तक हम लोग कोई बैठक नहीं कर लेते अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, तब तक कारण और वजह नहीं कर सकते कि इसमें कोई वजह होगी। और मैंने बताया आपसे कि ये संगठन की एक प्रक्रिया होती है, पुनर्गठन की प्रक्रिया, भंग करने की इकाई। हर राजनीतिक दल में एक समय सीमा अवधि में परिवर्तन होता है, समय सीमा अवधि में इकाइयाँ भंग होती रहती हैं, फिर नए सिरे से पुनर्गठन होता है। अब अगले नए चरण में या अगले कदम में क्या निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का, यह तो बताया जाएगा हम लोग को, तभी हम लोग कुछ कह सकते हैं कि इसमें कोई कारण है कि या कोई वजह है। फिलहाल मुझे कोई वजह नहीं इसमें लग रही है। जो वजह है वो सीधा यह है कि संगठन की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हुई। क्या नाम है वो पद का? ऋषि मोहन वर्मा, महानगर संयोजक। बहरहाल हिंदू युवा वाहिनी को पूरी तरीके से निष्प्रभावी कर दिया है। आदेश, निर्देश और दूरगामी रणनीति के तहत योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि किसी भी संगठन का उद्देश्य एक होता है और अगर उद्देश्य से कोई संगठन या उसके कार्यकर्ता भटकें तो समय पर उसे निष्प्रभावी कर देना चाहिए, अप्रभावी कर देना चाहिए। यही एक समझदार नेता का बहुत बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण होता है, जो योगी आदित्यनाथ ने दिखाया, जिसके प्रणेता, जिसके मूल में वही थे। उन्होंने ही ये निर्णय लिया और इस संगठन को, इसकी सभी इकाइयों को भंग कर दिया गया है। ये और बात है, कुछ ऐसी खबरों पर भी हम आपको ले चलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश वर्तमान में रमणा ने ये संस्तुति कर दी है कि उनके आने वाले प्रेडिसेसर्स, उनके बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश यू ललित होने जा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। भारत के न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान के रूप में यू ललित की जो भूमिका होगी, वो आने वाले समय में, उस भी दौर में जब पक्ष और विपक्ष में हमेशा संविधान के रक्षा को लेकर के चर्चाएं होती हैं, उस पर वाद विवाद होता है, ऐसे उस दौर में यू ललित का आने वाले समय में भारत का प्रधान न्यायाधीश बनना और उनके बारे में ये कहना कि आने वाले समय में यू ललित ही रमणा के उत्तराधिकारी होंगे, और ये रमणा ने ही, जो वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है और सरकार इस पर सहमति होगी, क्योंकि सरकार ने कहा भी ऐसा था। तो अब वर्तमान प्रधान न्यायाधीश के पूरे अपने संस्तुति के आधार पर, उनके विचार के आधार पर और यू ललित, जस्टिस यू ललित की जो वर्तमान कार्य क्षमता है, जो उनका अनुभव है, उसके आधार पर उन्हें आने वाले समय में भारत का प्रधान न्यायाधीश बनाया जाएगा। वो भारत के प्रधान न्यायाधीश होंगे, उनके सामने ढेर सारी चुनौतियां होंगी जब कई ऐसे मुद्दे जाएंगे और उन मुद्दों के साथ साथ कुछ ऐसे राजनीतिक मुद्दे भी पहुंचेंगे, लोग सामाजिक मुद्दे भी पहुंचेंगे, और उनका हर एक वर्ग, जनता का हर एक सेक्ट जो है उसका सम्मान करे, ये अपेक्षा होगी। जब यू ललित का दृष्टिकोण न्यायिक प्रावधानों के तहत सिर्फ एक होगा, और वो होगा देश के लिए संविधान ने या
भारत की न्याय व्यवस्था में जो कुछ भी वर्णित है उसी के हिसाब से न्याय किया जाएगा। इसको सुनिश्चित करना यूयू ललित के सामने, जस्टिस यूयू ललित के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जो भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होने जा रहे हैं। एवी स्टार न्यूज़ उन्हें शुभकामनाएं देता है और अपेक्षा करता है कि भारत के एक गौरवमयी न्यायिक परंपरा में वो 4 चांद लगाएंगे। ये वो अहम खबर थी। इसके बाद हम कुछ और मुद्दों पर, कि हमने महाराष्ट्र के बारे में आपको बताया ही था कि वहां पर सिर्फ 24 घंटे के भीतर कैबिनेट का विस्तार होगा और उस विस्तार में एक बार फिर एक बड़ी पहल और जद्दोजहद की स्थिति दिख रही है, जब कुछ ऐसे नेता ये दिख रहे हैं कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं जो शिंदे और ये आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि किस तरीके से कैबिनेट का गठन होगा और कौन से नेता उसमें आ सकते हैं मंत्रिमंडल में। और दूसरी एक बड़ी खबर है कि गुजरात में चुनाव का समय आया है और कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो गुजरात कांग्रेस की रीढ़ माने जा रहे हैं, वो मेवाड़ी की बढ़ती ताकत से इस्तीफा देने का बिल्कुल सार्वजनिक ऐलान कर चुके हैं। एक बड़ी खबर है। मुश्किल हालात में कांग्रेस की स्थिति दिख रही है गुजरात का जहां तक संबंध है। वैसे तो पूरे देश में संगठन से लेकर के और हाईकमान तक एक अजीब मुश्किल में फंसी हुई कांग्रेस गुजरात में भी किन मुश्किलों में जाती दिख रही है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके 2 बड़े नेता आपसी कलह में जिस तरीके से वहां पर एक युवा मेवाड़ी के नेतृत्व को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनके बढ़ते कद को लेकर के ये दोनों पुराने कांग्रेसी नेता बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। जो कांग्रेस की रीढ़ माने जाते रहे हैं, उनका त्याग पत्र देने का ऐलान एक बहुत बड़ी घोषणा उनकी तरफ से, और शायद ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बीजेपी में ही ये शामिल होंगे, ये भी ये घोषणा कर चुके हैं। खैर, ये तो राजनीति में उठापटक और इस तरीके से किसी का आगे आना या उसे निष्प्रभावी बना देना, ये सब प्रक्रियाएं राजनीति में चलती हैं। लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक एक ऐसी लड़ाई जिसमें विरासत में मिले शिवसेना और बाला साहब की जो विरासत थी, उस विरासत पे उनके पुत्र उद्धव ठाकरे और उनके पौत्र का ही अधिकार नहीं है। शायद एकनाथ शिंदे अपने गंभीर स्वभाव और कम बोलने वाले स्वभाव के साथ अब ये सिद्ध करते जा रहे हैं और वो ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले समय में वो शिवसेना की असली ताकत हो जाएंगे और तब एक ऐसी स्थिति आएगी जिसके बारे में अभी चर्चा लोग नहीं करते। हालांकि एवी स्टार न्यूज पर हम इस बात को बराबर आगे बढ़ते रहे हैं कि आने वाले समय में एकनाथ शिंदे एक बहुत ही समझदार नेता हैं। वो ये दिखाएंगे जब कमजोर उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र को बाला साहब की विरासत को बचाने के नाम पर वो अपने साथ जोड़ेंगे और वो मजबूरी के दिन ऐसे होंगे जब उद्धव ठाकरे को ये सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। शायद एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहरहाल ये वो प्रमुख खबरें थी गुजरात और महाराष्ट्र की। लेकिन अब दिल्ली से सटे एक बहुत प्रमुख राज्य हरियाणा से भी एक बड़ी खबर है और वो भी कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है। खबर है इसलिए हमें आपको बताना पड़ता है। कुलदीप बिश्नोई जो चौधरी भजन लाल के पुत्र रहे हैं और एक हमेशा से एक मुखर नेता रहे हैं और कांग्रेस उनके रोए रोए में समाई रही है और संयोग से कुलदीप बिश्नोई के साथ कई बार एक पत्रकार के तौर पर मिलने, उनसे बातचीत करने, उनका साक्षात्कार करने का मौका मिला। एक धुर कांग्रेसी का इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना ये एक बड़ी खबर है। वो विधायक भी रहे लेकिन जिस तरीके से चुनाव में अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे उसमें उन्होंने जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का सहारा लिया था,
वो बात पार्टी को समझ में आई और पार्टी ने कार्रवाई कर दी। और कार्रवाई किए जाने के बाद वो पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रहे थे, अलग थलग महसूस कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज उनको बाकायदा वहाँ के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक रंगारंग कार्यक्रम में उन्हें बाकायदा बुलाया गया और बहुत ही बड़े भारी समर्थकों की संख्या के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के ताने बाने में वो ऑफिस पहुंचे और जहां पर मनोहर लाल खट्टर ने उनका स्वागत किया और उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की घोषणा की। क्या कुछ कहा कुलदीप बिश्नोई ने, ये जानकारी भी हमारे तक आई है, लेकिन हम आपको उनकी वो बातें सुना नहीं पा रहे हैं, वो प्रतिक्रिया। लेकिन इतना ज़रूर है कि उन्होंने कहा था कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और उन्होंने प्रधानमंत्री की बड़ी तारीफ की और उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्रियों में प्रधानमंत्री मोदी हैं। खैर, किसी भी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कोई भी नेता कम से कम अपने वरिष्ठतम नेता के बारे में यही कहता है जो उन्होंने कहा। लेकिन ये हरियाणा के राजनीति की एक विडंबना है कि वहाँ राजनीतिक घराने, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उससे जुड़े कई लोग समय समय पर पार्टियां बनाते रहे, पार्टियां बदलते रहे, लेकिन उसके मूल में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातें, कांग्रेस की विचारधारा रही है। ये बात इतिहास गवाह है जहां तक हरियाणा के राजनीति का संबंध है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इस तरीके से पार्टी का छोड़ना और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना निश्चित रूप से वर्तमान स्थितियों में हरियाणा का जहां तक संबंध और संदर्भ है वो एक बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने को कह और बता सकती है। और कांग्रेस के लिए कम से कम थोड़ी मुश्किलें जरूर है, लेकिन ये सब कुछ राजनीति में चलता है। और इस तरीके से विचारधारा और अपने आप को दरकिनार किए जाने का हवाला दे करके समय समय पर कुछ बड़े नेता अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा और पार्टियों को बदलते हैं। और उसी के तहत कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के एक बड़े नेता के रूप में जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी उनको बिल्कुल दरकिनार कर रही थी, उसको छोड़ करके आज बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया उन्होंने। और अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए वो हरियाणा में काम करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। इसका प्रभाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अच्छा पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या स्थितियां होंगी कुलदीप बिश्नोई के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद। तो ये देश विदेश की वो चंद खबरें थी जिसको हमने न्यूज़ रूम लाइव के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ और खबरों के साथ हमारे सहयोगी कुछ ही देर में आपके साथ हाजिर होंगे, क्योंकि हमारे एवी स्टार न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। उसको देखने के लिए आप जुड़े रहिए एवी स्टार न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।